हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। दोस्तों, आज अपना लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था और पार्ट 1 में अपन लोग पढ़ चुके हैं रजिस्टिविटी तक और साथ ही साथ 2-4 सवाल भी लगा लिए। अब ये है दोस्तों पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स। अब ये कौन सा कंसेप्ट्स है, यानी कि चैप्टर में जो भी कंसेप्ट अब बाकी है सबको पार्ट 2 में खलास कर लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF मिलेगा, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल वन प्लस मास्टर पे। और इसका जो लिंक है ना दोस्तों, वो आपको सबको पता है कि कहाँ मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। 3 टॉपिक ही बचा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करना। और हम लोग को पता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो 2 तरह का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि जितना भी रेजिस्टेंस है सबको एक लाइन से लगा देते हैं, ऐसे इंड टू इंड जोड़ देते हैं। ये R1, R2, R3 और भी। पैरेलल में क्या होता है कि जितना भी रेजिस्टेंस है सबको इस तरह से अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मान के चलिए ये सबका लेफ़्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो जितना भी राइट पार्ट है सबको एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, और जितना भी लेफ़्ट पार्ट है सबको एक साथ दूसरे पॉइंट पर, यानी A और B, यानी जितना भी रेजिस्टेंस है सबको 2 पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किया है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सीरीज में होता है एंड टू एंड। अब सीरीज में ख़ास बात क्या है दोस्तों, इसमें जो करंट का वैल्यू होता है वो सेम होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता एक ही है, करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ से जैसे ही यहाँ से मान लीजिए A पर I करंट था, तो कुछ R1 से पास करेगा, कुछ R2 से, कुछ R3 से, कुछ R4 से, यानी कि करंट बँट जाता है I1, I2, I3, I4 के रूप में, और सब फिर मिल करके कितना हो जाएगा, फिर I ही हो जाएगा पॉइंट B पे। जैसे अगर 10 एम्पियर था तो 2 एम्पियर इधर से चला गया, 2 एम्पियर 3 एम्पियर इधर से, 3 2 5, 5 2 एम्पियर इधर से, फिर बच गया 3, है ना। तो इस तरह से वो चला जाएगा। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, 2 ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा। मान के चलिए हमको 3 गो रेजिस्टेंस नहीं लगाना है सीरीज में, हम चाहते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस लगा दें जो इन तीनों का काम अकेले करे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीनों मिल करके जितना वोल्टेज लेगा और जितना करंट लेगा, R इक्विवेलेंट उतना ही वोल्टेज उतना ही करंट अकेला ही इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल का भी इक्विवेलेंट होगा। तो इसी डेरिवेशन में, यानी कि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं कि R इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकलता है और पैरेलल में कैसे निकलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है सीरीज में? When a number of resistors are joined end to end so that same current flows through each, the resistors are said to be connected in series। मतलब क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? इंग्लिश में यही लिखा हुआ है कि अगर हम सब का सब रेजिस्टेंस लेकर के उसको इंड टू इंड जोड़ दें तो वो सीरीज में कनेक्टेड हो जाता है। और सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब हो गया कि हर एक रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि R1, R2, R3 3 गो रेजिस्टेंस है जिसको हम सीरीज में जोड़ दिए हैं सीरीज में।
और कहता है कि जब यहाँ से करंट पास करेगा ना, तो हम क्या बताए थे कि जब करंट पास करता है तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट होगा ना, ये अलग अलग पॉइंट है, जिसके वजह से हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर हम V1, V2 और V3 को कैलकुलेट करें तो बाय ओम्स लॉ जानते हैं V बराबर IR। तो पहला अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि R1 के क्रॉस कितना है, V1 बराबर करंट पास को कितना कर रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, उसी तरह से V3 बराबर हो जाएगा IR3। अब हमने क्या बताया कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों का सम होगा, तीनों का सम कर देंगे। अब मान के चलिए कि हमको ना इसका R इक्विवेलेंट निकालना था, मतलब 3 गो नहीं लगा करके 1 गो लगाना था, एगो रेजिस्टेंस। तो एगो रेजिस्टेंस को हम बोल दिए R इक्विवेलेंट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही लेगा और करंट भी इसको सेम ही मिलेगा। तो हम V के जगह पे R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, V के जगह पे इस फिगर से हम लिख सकते हैं V बराबर क्या चीज़, I R इक्विवेलेंट, और सब का वैल्यू रख दीजिए, I कॉमन हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट आपको निकल के आएगा R1, R2 और R3। इसका मतलब अगर R1 हमारा 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, 3 2 5 1 6 ओम तीनों मिलाकर है, तो अकेला ये 6 ओम का लगाएंगे तब जाकर के ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट यूज करेगा। अगर मान के चलिए हमको 4N रेजिस्टेंस के लिए निकालना है कि N रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है और उसके लिए हमको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो सबको सिंपली जोड़ देंगे। अगला है कि 4N आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज, यानी कि N जो है हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है और एगो का रेजिस्टेंस है दोस्तों R, और इसके जैसा जैसा 10 है, तो हम लिखेंगे ना R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना बार, 10 बार। तो सीधे लिख देंगे ना, यानी कि आता ना 10R, तो सीधे लिख देंगे कि कितना नंबर है N, 10 हमारा N है ना, और एगो का रेजिस्टेंस कितना था R, तो कितना हो जाएगा NR, यानी कि हो जाएगा ना 10R। 10R का मतलब 10 क्या था, नंबर था कि कितना रेजिस्टेंस था, और एगो का रेजिस्टेंस R था, तो सीधा हो जाएगा NR। ठीक है। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 or more resistors are said to be connected in parallel if the same potential difference exists across the resistor। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हर एक रेजिस्टेंस के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने का अर्थ इतना हम लोग समझेंगे कि सभी रेजिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया है। और यहाँ से बताया गया होगा, अभी जस्ट बताए थे कि अगर यहाँ से I जो है पास करेगा तो यहाँ पे इसको A और B कर देते, तब जा कर के फिगर कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे A B कहीं लिखा होगा। तो जैसे ही I A पर पहुँचेगा ये 3 पार्ट में टूटेगा, I1, I2 और I3, फिर यहाँ से वो I के रूप में बाहर निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर हम ये जानना चाहेंगे कि R1 से कितना करंट गया, तो I1 हम जानना चाहते हैं, तो V बराबर एक फॉर्मूला होता ना IR, तो I बराबर क्या होगा V बटा R। यानी कि अगर हम पहला करंट जानना चाहते हैं I1 कितना गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा उसका रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सब के बीच में V ही होगा, तो V बटा R1। I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। अब दोस्तों हमको ये जानना है, हम तो अभी जस्ट बताए थे कि जो टोटल करंट होगा I, वो तीनों का सम होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सब का वैल्यू रख देंगे। और I के जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर हम तीनों रेजिस्टेंस न लगा करके एक ही रेजिस्टेंस से काम चलाना चाहेंगे तो वो हमारा R इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो करंट लेगा उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बटा R इक्विवेलेंट। फिर यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे, V से भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। और R इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग निकालेंगे, ये तो डेरिवेशन है। ठीक है। अगर हमारे पास N रेजिस्टेंस होता तो डायरेक्ट 1/R1 1/R2 1/R3 करके सबको सम कर देते 1/Rn तक। ठीक है। फिर दोस्तों अगला है कि 4N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। अब मान के चलिए हमारे पास 10 गो रेजिस्टेंस था और सबका था R, तो लिखते हैं कि 1/R फिर 1/R फिर 1/R, लिखते हैं ना 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना बार लिखते हैं 10 बार, तो यानी ऊपर का सम होता 10 और नीचे में आ जाता R। अगर हमको R इक्विवेलेंट निकालना था तो R इक्विवेलेंट लिखते हैं ना एगो का रेजिस्टेंस यानी R बटा 10, तो R का मतलब एगो का रेजिस्टेंस और 10 क्या था नंबर, तो सीधा हो जाएगा R/N। तो ये हो गया।
अब इसी पे ना शायद दो गो तीन गो सवाल है, उसको भी लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए कहता कि फाइंड, इसको हटा लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 3 गो है, तीनों सीरीज में है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे R1 + R2 + R3, निकल जाएगा 6 ओम। यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे ए और बी के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में तो पहले एकरा सॉल्व करेंगे, तो एकरा जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 + 1/6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/12। लेकिन हमको तो आर इक्विवेलेंट इस दोनों के लिए चाहिए था, तो आर इक्विवेलेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4 ओम। यानी ये दोनों मिला करके एक साथ कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा 2.4 ओम का, तो एगो रेजिस्टेंस इसके बदला में लगा दिए 2.4 ओम। फिर ई 2 ओम वाला और ई 2.4 ओम वाला दोनों सीरीज में है, तो दोनों का एकदम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आर बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसको सीरीज में है तो 2 + 2.4 = 4.4 ओम। ख़त्म। अब यहाँ पे अगर इसका करना है तो ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इसका निकाल लेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। फिर 4 के साथ इस 2 ओम वाला को कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में है तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। एकदम इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/Rp = 1 + 2/4 और Rp को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 ओम। 4/3 ओम। अगला है दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है जब भी हम कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो वो कुछ समय के बाद हॉट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अ कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम्स, दिस इफेक्ट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान के चलिए एगो रजिस्टर है ना, उसको जो एक ऐसे बैटरी से जोड़ा गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये बैटरी जो है इस रजिस्टर को I करंट दे रहा है। तो मान के चलिए हमने T टाइम तक उससे करंट बहाया, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, यानी यहाँ से यहाँ तक Q अमाउंट जो है चार्ज फ्लो किया। अब जब चार्ज फ्लो किया तो बैटरी कुछ काम किया होगा, W, यानी कि करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी कुछ वर्क करेगा। तो उस W को क्या लिखेंगे, W = पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q, है ना। दोनों के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। तो अब हम जानते हैं कि Q = IT होता है, तो W बराबर Q की जगह पर अगर IT लिख देंगे तो VIT हो जाएगा। और ओम्स लॉ ये बताता है कि V बराबर आप लिख सकते हैं IR, तो W बराबर हो जाएगा, V की जगह पर लिखिएगा IR और IT, तो I² RT हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जाता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है, दोस्तों। तो दिस वर्क डन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और यही जो हीट है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन और हीट, जब वर्क डन ही हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब जितना वर्क होगा वही तो हीट होगा। तो H बराबर लिख सकते हैं दोस्तों H = I² RT। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हीट जो है I² के, यानी कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा जब R और T कांस्टेंट होगा, तो वही चीज़ लिखा होगा। फिर H R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब I और T कांस्टेंट होगा। और H जो है वो T के प्रोपोर्शनल होगा जब I और R क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है ना कि जो हीट है वो करंट पर डिपेंड करता है। करंट बढ़ने से ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा टाइम तक अगर करंट फ्लो करेगा तो वो ज़्यादा हीट होगा। आप जान सकते हैं इस चीज़ को, है ना, ये तो प्रैक्टिकली भी देखा जाता है। अगला है दोस्तों कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ, अच्छा इसी लॉ को हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि किस रेट पे एनर्जी ख़त्म हो रहा है या किस रेट पे वर्क जो है वो किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा समझिएगा कि यूनिट टाइम में जितना भी एनर्जी खपत होता है या जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने अगर बल्ब का नाम सुना होगा, जैसे कि 10 वाट का कोई बल्ब है और कोई बल्ब है 100 वाट का। इसका मतलब आप समझिए, 10 वाट का मतलब है कि अगर हम इसको 1 सेकेंड जलाएंगे ना तो ये 100 जूल एनर्जी खपत कर देगा। सॉरी,
1 सेकेंड में ये 10 जूल एनर्जी खपत करेगा, और ये जो है ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को यूज कर लेगा। तो अगर ये 10 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उतना काम भी करेगा 10 जूल का, और अगर ये 1 सेकेंड में 100 जूल का एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो ये 100 जूल का काम भी करेगा। तो यही होता है पावर दोस्तों। पावर का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में आपने कितना वर्क डन किया या आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया। तो हम बोलेंगे कि इसका पावर ज़्यादा है, कि अगर ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ले रहा है तो 100 जूल का काम भी करेगा, तो इसका पावर ज़्यादा है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। अब देखिए P बराबर फॉर्मूला होता है VI/I² और V²/R। अभी कहाँ से आया ये समझिएगा। वर्क डन को हम लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे W बराबर पढ़ाए थे VIT होता है, VIT। तो P बराबर होता है ना W/T, और W की जगह पे लिखेंगे VIT, और नीचा में टाइम है तो T से T खत्म, आया VI आया। अब देखिए ओम्स लॉ में V को लिख सकते हैं IR, तो IR गुना I तो हो जाएगा I²R। अब अगर V बराबर IR होता और I को मान के चलिए अगर हमको लिखना होगा तो V/R लिख सकते हैं। तो I² है तो लिखेंगे V²/R² इंटू R से R एगो खत्म, तो आ जाएगा V²/R। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल। क्यों? क्योंकि वर्क डन का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड और वाट। 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एप्लीएंसेस 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन करता है या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसका पावर हम लोग बोलते हैं कि 1 वाट है। और एक इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है हॉर्स पावर, और 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। 746 वाट। अब आ गए दोस्तों लास्ट जो हमारा टॉपिक था उस पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। और अगर हम इसका यूनिट देखें तो पावर का होता है ना वाट, टाइम का होता है सेकेंड, तो वाट सेकेंड इसका यूनिट होता है। बट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो लेते हैं वो लेते हैं किलोवाट आवर, इसको लिखते हैं kWh। और किलोवाट आवर इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखिए पावर का भी जस्ट पढ़ाए थे ना कि इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, वाट होता है, और यहाँ पे है किलोवाट आवर। इसको भी ध्यान से देखिएगा, किलो कुछ नहीं है, किलो नंबर है, 1000 को बोलते हैं किलो, और वाट तो 1000 वाट, और 1 घंटा तो 1000 वाट गुना 1 घंटा, उसी को बोलते हैं किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10⁻⁶ जूल, यानी कि वाट इंटू सेकेंड क्या होगा, जूले ना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। 1 किलोवाट में इतना जूल कैसे हुआ, किलो का मतलब क्या पढ़ाएं 1000 गुना 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600। तो हम इसको लिखेंगे 36 पर क्या 0 2 3 5 1 2 3 4 5। इसको आराम से लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5, और इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बात खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर लीजिए फटाक से। ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम फॉर 1 मिनट, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर। कहता है कि 1 एम्पियर का करंट जो है किसी रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम से 1 मिनट पास होता है, तो बताइए हीट कितना जनरेट होगा। तो H बराबर I²RT, और इसको जो है I जो दिया हुआ था 1 एम्पियर, I का वैल्यू 1 एम्पियर, फिर जो है हमको दिया था रजिस्टेंस 20 ओम, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, गुना कर दीजिएगा 1200 जूल आ जाएगा। अगला कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट। अब इस पर रेटेड का मतलब होता है वो लिखा हुआ है बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट। तो हमको P बोला था, हमको पूछा था रेजिस्टेंस, तो एक फॉर्मूला जानते हैं P बराबर V²/R। तो R के बराबर क्या लिखेंगे V²/P। V का वैल्यू दिया था, P का वैल्यू दिया था, सॉल्व कर लेंगे 484 ओम आ जाएगा। कहता द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स, द करेंट फॉलोइंग इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। पावर पूछ रहा है, वोल्टेज दे रखा है कि 220 वोल्ट का सोर्स है, और करंट दे रखा है 0.25 एम्पियर।
पी पूछा है। पी बराबर भी आई होता है ना, भी बराबर करते 220 गुना 0.25, 25 चौका 100, 4 और 4 से 220 में भाग दीजिएगा तो 4 पच्चे 20, 2 और 4 पंचे 20, 55 वाट आ जाएगा। अगला है कि 500 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, कहता हर सेकेंड में 500 जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। इन अ 20 ओम बल्ब फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, यानी कि 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका मतलब उसका पावर कितने है। पावर होता है ना कि पावर मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो 500 हो जाएगा क्योंकि 1 सेकेंड में 500 जूल है, तो 500 वाट इसका पावर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है वोल्टेज क्या होगा जबकि रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो P बराबर जानते हैं V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं P इंटू आर, हमको तो V निकालना था तो रूट लगा देंगे P इंटू आर। 500 को 20 से गुना कर देंगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 को सॉल्व करेंगे तो 10,000 का जब रूट निकालेंगे तो कितना होगा 100, और पोटेंशियल डिफरेंस था तो यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट। और इसी के साथ आप सभी का थैंक यू। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। थोड़ा जो हमको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अब क्या करें, नेचर का देन है ना, फिर भी कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट समझ में तो आया होगा। आई विल वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा या कुछ आपने सीखा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।